रक्षाबंधन फिल्म के नाम से जाहिर हो रहा है कि ये भाई और बहन के पवित्र रिश्ते पर आधारित फिल्म है। एक लंबे अरसे के बाद बॉलीवुड जगत में ऐसी कहानी देखने को मिली है जिसमें भाई और बहन के असीम प्रेम को दिखाया गया है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में किस तरह भाई और बहन अपने सपनों को कुचलते हुए एक दूसरे का सहारा बनते हैं, इसे सिखाने के लिए इस फिल्म से बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रक्षाबंधन मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट देखने को मिले। फिल्म की शुरुआत होती है चांदनी चौक से। इसी चांदनी चौक में एक चाट की दुकान है। इसका मालिक है केदारनाथ, जिसे सभी लोग लाला कहकर बुलाते हैं। लाला की दुकान की खासियत है गोलगप्पे, लेकिन उनसे भी पहले आपकी नजर पड़ती है उसकी दुकान की टैगलाइन पर, जिस पर लिखा हुआ था चाट खाइए और बेटा पाइए। तो प्रेमलता चाट भंडार एक ऐसी चाट की दुकान है जहां रोजाना प्रेग्नेंट औरतों की भीड़ सिर्फ इसलिए लगती है क्योंकि वहां के गोलगप्पे खाने के बाद उनकी कोख से बेटा पैदा होता है। केदारनाथ अपनी पुश्तैनी गोलगप्पे की दुकान पर औरतों की उनकी प्रेगनेंसी के हिसाब से लाइन लगवाकर पानी पूरी खिलाता है। 9 महीने वाली सबसे आगे, 8 महीने वाली उसके पीछे। लेकिन क्या गारंटी है कि बेटा ही होगा, जिस पर लाला बार बार कहता है कि 25 रुपए की गोलगप्पे खाकर ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन ये जो समाज है वो मानता ही नहीं है। और फिर थोड़ी देर के बाद लाला के पास एक कॉल आता है। दरअसल आज उसकी बड़ी बहन के लिए लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, जो गोलगप्पे खिलाकर लड़के करवाने की बात कहता है। वो आज अपनी बहनों की शादी के लिए लड़के ही नहीं ढूंढ पा रहा है और यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लाला की 4 बहनें हैं और चारों कुंवारी हैं। लाला उन्हीं के लिए लड़के ढूंढ रहा है। लाला की सबसे बड़ी बहन का नाम होता है गायत्री, जो दिखने में काफी सुंदर है और काफी समझदार भी है। और गायत्री के घर पर रहने से बाकी बहनों को माँ की कमी कभी भी महसूस नहीं होती। उससे छोटी वाली का नाम होता है लक्ष्मी, जो कि दिखने में थोड़ी सी सांवली है, लेकिन घर में सभी लोगों के लिए वो काली है। लाला की तीसरे नंबर की बहन का नाम होता है दुर्गा, जिसे सिर्फ एक ही काम आता है और वो है सिर्फ खाना। और लाला की सबसे छोटी बहन का नाम होता है सरस्वती। और नाम पर बिल्कुल भी मत जाइएगा क्योंकि सरस्वती बहुत ही ज्यादा टेढ़ी है और तेज है, जिसे वो लोग सकी लेड़ा भी कहते हैं। अब लाला के घर पर लड़के वाले देखने के लिए आ चुके थे। गायत्री चाय लेकर आती है, लेकिन तभी अचानक से लड़के वालों के पास एक कॉल आता है और वो बताते हैं कि सामने वाली पार्टी हमें 16 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। और ये बात सुनने के बाद लाला के तो होश ही उड़ चुके थे, क्योंकि बात सिर्फ 13 लाख रुपए की हुई थी। इसके बावजूद लाला 16 लाख में भी मान जाता है, लेकिन सामने वाली पार्टी रुक ही नहीं रही थी और वो पैसे बढ़ाते ही जा रही थी। इसलिए ये रिश्ता लाला के हाथों से निकल जाता है। अब आगे लाला गायत्री से बात कर रहा होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि लाला के माता पिता नहीं है और घर में सबसे बड़ा वही है, इसलिए शादी की सारी जिम्मेदारियां उसी के ऊपर है। साथ में हमें यह भी पता चलता है कि लाला ने अपनी मरती हुई माँ को यह वचन दिया था कि सबसे पहले वो अपनी चारों बहनों की शादी करवाएगा, उसी के बाद वो अपनी शादी करेगा। लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि शादी हो ही नहीं पा रही है। गायत्री, जो कि काफी खूबसूरत और समझदार है, इसके बावजूद उसकी शादी नहीं हो पा रही है। गायत्री की टेंशन तो है, लेकिन टेंशन और 3 बहनों की भी है, क्योंकि वो घर में हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है। लाला की प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है कि उसकी बहनों की शादी नहीं हो पा रही है, उसकी एक प्रॉब्लम और भी है जिसका नाम सपना है। दरअसल सपना लाला से प्यार करती है और लाला भी सपना से प्यार करता है, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि उसने अपनी माँ को वचन दिया था कि सबसे पहले वो अपनी बहनों की शादी करवाएगा, उसी के बाद वो अपनी शादी करेगा। लेकिन सपना के फादर हमेशा लाला से कहते रहते हैं कि शादी कर ले, क्योंकि उनके हिसाब से लाला की बहनों की शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनसे ना तो कोई शादी करेगा और ना ही लाला के पास इतना पैसा है कि वो उन्हें दहेज दे सके। अब रात में लाला और गायत्री आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें लाला गायत्री से कहता है कि किस्मत तेरी खराब नहीं है कि तेरी शादी नहीं हो पा रही है, बल्कि किस्मत तो लोगों की खराब है जिन्हें तू नहीं मिल पा रही है। और वो कहता है कि माँ कहती थी कि महादेव भगवान खुद नीचे आते हैं शादी करवाने के लिए, जिस राम ने चौंच दी है वो दाना भी देगा। अगली सुबह जब लाला उठता है तो वो देखता है कि लक्ष्मी किसी लड़के से बात कर रही होती है। तो लाला तुरंत ही लक्ष्मी के पास जाता है और लक्ष्मी से कहता है कि ये टिकटॉकर बहुत फेमस होते हैं, इनसे शादी कर ले तू। जिस पर लक्ष्मी उन्हें बताती है कि वो टिकटॉकर नहीं है, बल्कि वो तो एक कचरा वाला है। अब उसी दिन लाला अपनी बहनों को डांस क्लास, कोचिंग और कॉलेज छोड़ रहा होता है। और जब वो लोग जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में कुछ लोग उन्हें छेड़ने लगते हैं और सीटियां बजाने लगते हैं, जिस पर कि लाला थोड़ी दूर जाने के बाद लाला एक जगह पर अपनी गाड़ी को रोकता है और वो अपने बहनों को कुछ पैसे देता है और उनसे कहता है कि आगे टैक्सी ले लेना। और इतना कहने के बाद लाला तुरंत ही पीछे भागता हुआ आता है और जो लड़के लाला की बहनों को छेड़ रहे होते हैं, लाला उनके पास जाता है और उन्हें बुरी तरह से मारता है। और फिर चांदनी चौक के लोगों के सामने माइक पर कुछ बातें कहता है। वो उनसे कहता है कि मेरी 3 बातें याद रखना। वो कहता है कि इस गली में आज से 4 व्हीलर नो एंट्री रहेगी और लड़के अपने नाड़ों पर कंट्रोल रखेंगे, वरना वो उन्हें बहुत मारेगा। और आखिरी बात वो ये कहता है कि अगर फिर भी उन्होंने लड़कियों को छेड़ा तो उन्हें लड़की से शादी करनी होगी। अब जब लाला अपनी शॉप पर बैठा हुआ था, तभी वहां पर एक आदमी उसे अपनी बेटी का कार्ड देता है और उससे कहता है कि अगले मंगलवार को उसकी बेटी की शादी है। लेकिन लाला को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था,
क्योंकि उसकी बेटी तो बहुत मोटी है। साथ में वो आदमी लाला से ये भी कहता है कि लड़के वाले दहेज नहीं ले रहे हैं और वो काफी बड़े घर के भी हैं। इसलिए उसी दिन लाला सालू से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जो कि लोगों की शादियां चुटकियों में करवा दिया करती है। वो सालू के सामने काफी गिड़गिड़ाता है और आखिरकार सालू मान जाती है और अगले दिन उसे एक शादी में बुलाती है, जो कि सालू ही करवा रही थी। तो अगले दिन सभी लोग शादी में आए हुए थे और लाला की चारों बहनें भी शादी में आई हुई थी। लेकिन शादी में एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि लड़कों वालों ने पहले ही कह दिया था कि जब लड़की की विदाई होगी तो वो उसे एक बड़ी कार में लेकर जाएंगे। लेकिन अभी लड़की वाले इस बात से मुकर गए हैं, इसलिए उन दोनों पार्टियों के बीच में झगड़ा होने लगता है और ये सारा झगड़ा लाला भी देख रहा होता है। और इस सिचुएशन को देखकर लाला के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत ही गफूर के साथ एक शोरूम जाता है और वहां से एक बड़ी सी कार उठाकर ले आता है। दरअसल ये सारा उसने इसलिए किया ताकि सालू उसकी बात से मान जाए और उसकी बहन की शादी हो सके। तो ये शादी तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है और फिर अगले दिन सालू लाला और उनकी बहनों को बुलाती है। तो यहाँ पर लाला और सालू आपस में बात करते हैं, जिसमें कि सालू लाला से कहती है कि एक लड़की की शादी करवाने के लिए उसे कम से कम 20 लाख रुपए चाहिए होगा। तब लाला सालू को काफी कन्वेंस करता है कि इतना पैसा उसके पास नहीं है, वो इतना पैसा नहीं ला पाएगा। जिसके बाद सालू आखिर में कहती है कि 18 लाख में फाइनल, इससे कम वो नहीं कर पाएगी। और यहीं पर सपना भी बैठी हुई थी, जिसे देखकर सालू कहती है कि तुम्हें देखने के लिए भी लड़के वाले आ रहे हैं, क्योंकि मैंने ही तुम्हारा रिश्ता तय करवाया है। और ये बात सुनने के बाद सपना लाला के ऊपर भड़क उठती है। सपना लाला से कहती है कि इस जन्म में तो उनकी शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अपनी बहनों की शादी करवाने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं है। सपना उसे बार बार कहती है कि पहले हमें ही शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन लाला उससे कहता है कि पहले मेरी बहनों की शादी होगी, उसी के बाद मैं तुमसे शादी कर पाऊंगा। और ये बात सुनने के बाद सपना रोते हुए लाला से कहती है कि जो भी लड़का उसे देखने के लिए आएगा वो उसे हाँ कर देगी। और इतना कहने के बाद सपना यहाँ से चली जाती है। अब सपना को लड़के वाले देखने के लिए आ रहे थे और लाला की बहनें बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं कि सपना की शादी कहीं और हो। इसलिए जब सपना को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं तो वो चारों बहनें लड़के वालों के सामने ड्रामा करने लगती हैं और सपना और लाला के प्यार के बारे में उन्हें बताने लगती है। और ये बात सुनने के बाद तो लड़के वाले वहां से भागे जाते हैं और ये रिश्ता तोड़वाने का पूरा क्रेडिट जाता है गायत्री के ऊपर। ऐसा अक्सर वो करती नहीं है, लेकिन अपने भैया के लिए उसने ऐसा किया। जिसके बाद वो अपने भाई के पास जाती है और उन्हें बताती है कि सपना का रिश्ता टूट चुका है। साथ में वो उनसे ये भी कहती है कि हम चारों शादी करने के लिए तैयार हैं और अब से हम वो सभी चीजें करेंगे ताकि हमारी शादी हो जाए। गायत्री तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन बाकी 3 हैं जिन्हें अभी परफेक्ट करना बाकी था। तो सबसे पहले बारी आती है दुर्गा की, क्योंकि दुर्गा का उन्हें वजन कम करवाना है, इसलिए वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और उससे डाइटिंग करवाते हैं और उसे खूब दौड़ाते हैं। दूसरा नाम आता है सरस्वती का, यानी कि सकी लेला, जो कि लड़की कम लड़का ज्यादा है, इसलिए उसे कुछ ऐसी चीजें सिखाई जाती है जो कि लड़कियां करती है, जैसे कि खाना बनाना, साड़ी पहनना। और सरस्वती का ऐसा गेटअप देखकर वो लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उसका ऐसा गेटअप उन्होंने पहली बार देखा था। तीसरा नंबर आता है लक्ष्मी का, जिसे कि गोरा करना था। उसे साफ कह दिया गया है कि उसे धूप में नहीं निकलना है, क्योंकि किसी भी हालत में उसे गोरा करना है। अब कुछ दिनों के बाद सालू फिर से लाला को बुलाती है और वो लाला से कहती है कि गायत्री के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है, इसलिए अगले महीने की 27 तारीख को उसकी शादी होगी। और ये बात सुनने के बाद तो लाला खुश हो जाता है। वो ये बात अपनी बहनों को भी बताता है और बहनें भी काफी खुश हो जाती हैं। और फिर कुछ ही दिनों के बाद वो दिन भी आ जाता है जब गायत्री की शादी होनी थी। गायत्री की शादी की सारी तैयारियां होने लगती है और सभी लोग बहुत खुश भी थे। जिसके बाद गायत्री की बड़े ही धूमधाम तरीके से शादी होती है। और जब गायत्री की विदाई हो रही थी तो पांचों भाई बहन मिलकर खूब रोते हैं। तो गायत्री तो चली जाती है और गायत्री के जाने के तुरंत बाद ही सपना के पापा लाला से कहते हैं कि उसकी शादी सपना से नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक बहन की शादी करवाने में ही वो कंगाल हो गया है। अब ना तो उसके पास पैसे हैं और ना ही हिम्मत है। यहाँ पर सपना के पिता काफी गुस्से में लग रहे थे, इसलिए वो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि उन्हें नहीं बोलनी थी। वो लाला की बहन से कहते हैं कि ये तुम्हारा सौतेला भाई है, तुम्हारे माँ बाप ने इसे घाट से उठाकर लेकर आए थे। इसे तो घर का नौकर बनना था, लेकिन ये आज घर का काबिल बेटा बन गया और अपनी खुद की जिंदगी भी खराब कर रहा है। सपना के पिता लाला के बारे में काफी बुरी बुरी बातें बोलते हैं, लेकिन लाला ये सब नहीं देख पाता है, इसलिए वो वहां से रोता हुआ चला जाता है। एक तो गायत्री की विदाई हो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ सपना के पिता की कही गई हुई बातें लाला को अभी तक चुभ रही थी। तो यहाँ पर लाला की बहनें लाला को समझाती है कि अगर कोई सगा होता तो शायद वो आज इतना साथ नहीं दे पाता जितना कि आपने दिया है। वो लाला को काफी अच्छे तरीके से समझाती है। जिसके बाद लाला को सालू फिर से बुलाती है। सालू लाला से कहती है कि एक और रिश्ता आया है उसकी बहन के लिए, लेकिन वो लड़का हकला है। ये बात सुनने के बाद लाला उसके ऊपर भड़क उठता है। उससे कहता है कि भले ही उसकी बहन की शादी नहीं हो पा रही हो, लेकिन ऐसे ही वो किसी से भी उसकी शादी नहीं करवा सकता। अब एक दिन लाला जब अपनी शॉप पर जा रहा होता है तो वो रास्ते में देखता है सपना
और एक आदमी को जो कि चांदनी चौक की गलियों में रिक्शे से घूम रहे थे। और ये देखने के बाद लाला तुरंत ही एक बुर्के को पहनकर उन लोगों के पीछे जाता है और जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि सपना को देखने के लिए लड़के वाले आए हैं और उन्हीं के कहने पर वो चांदनी चौक घूमने के लिए गए थे। जिसके बाद वो सपना के पापा को बाजू में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि उसे 3-4 महीने और चाहिए, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाएगी। यहाँ पर सपना लाला से कहती है कि काश अगले जन्म में तुम सपना बनो और मैं लाला बनूं, ताकि तुम समझ पाओ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। वो कहती है कि लड़की लड़की नहीं है बल्कि चिंगम है, एक तरफ से बाप खींच रहा है वहीं दूसरी तरफ से आशिक। वो कहती है कि पिछले जन्म में शायद मैंने तेरी बीवी भगाई होगी, इसलिए आज तुम मुझे इतने दर्द दे रहा है। तो अब लाला की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी और उसे काफी सारा पैसा भी कमाना था, इसलिए वो अपनी बहनों से कहता है कि वो 3-4 दिनों के लिए भोपाल जाने वाला है केटरिंग के बिजनेस के लिए, लेकिन रक्षाबंधन से पहले वो लौट आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि लाला भोपाल नहीं गया है बल्कि वो तो दिल्ली में ही है। दरअसल वो अपनी किडनी बेच रहा होता है जिसमें उसे 50 लाख रुपए मिलने वाले हैं, 25 लाख किडनी निकलने से पहले और 25 लाख किडनी निकलने के बाद। यहाँ पर वो गायत्री से भी बात करता है और अब वो दिन भी आ जाता है जब आज रक्षाबंधन थी और लाला भी घर आ चुका था। लेकिन जब लाला घर पहुंचता है तो अचानक से उसके पास एक कॉल आता है और जैसे ही वो कॉल उठाता है तो उसके पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हाल ही में उसे बताया गया कि उसकी बहन गुजर गई है। और ये बात सुनने के बाद तो लाला तुरंत ही गायत्री के घर की तरफ दौड़ने लगता है, जहाँ पर गायत्री के घर के बाहर काफी सारी भीड़ लगी हुई थी। और यहाँ पर पहुंचने के बाद लाला को पता चलता है कि गायत्री ने किसी वजह से सुसाइड कर लिया है। वो गायत्री के घर वालों से बात करने की कोशिश भी करता है कि आखिर क्या कमी रह गई थी जिस वजह से उसकी बहन ने सुसाइड किया। वो उनसे ये सारी बातें कह ही रहा होता है कि तभी गायत्री के पड़ोस की एक औरत लाला से कहती है कि ये लोग उसे बहुत तंग किया करते थे और उसे बहुत मारा करते थे। दरअसल इन्हें एक डबल डोर का फ्रिज चाहिए था। इसी बात को लेकर वो गायत्री को मारा करते थे। उसने कई बार गायत्री से कहा कि वो अपने भाई को बता दे। अब आगे गायत्री का अंतिम संस्कार होता है और जब अंतिम संस्कार करके सभी लोग घर वापस लौट रहे थे तो वो अपना पूरा गुस्सा अपनी दुकान पर निकालता है और अपने पिता पर भी। वो उनसे कहता है एक गोलगप्पे के बदले में लड़का पाने की चाह में एक लड़का ऐसा भी निकला जिसने की उसकी बहन को मार दिया। साथ में वो गफूर को कहता है कि इस बोर्ड को निकाले जिस पर लिखा हुआ था कि गोलगप्पा खाओ और बेटा पाओ। आज के बाद से यहाँ पर ऐसा कोई भी गोलगप्पा नहीं बिकेगा जिसके बदले में बेटा हो। साथ ही वो दहेज के बारे में बहुत बुरी बातें भी कहता है। वो कहता है कि जिंदगी भर जिस लड़की के लिए दहेज कमाओ वो दहेज भी रख लेते हैं और लड़की को भी मार देते हैं। इन लड़कों वालों की भूख कभी भी खत्म नहीं होती, ये हमेशा मांगते रहेंगे। जिसके बाद लाला अपनी तीनों बहनों से हाथ जोड़ते हुए कहता है, वो कहता है कि जो वचन उसने अपनी माँ को दिया था वही वचन वो उन तीनों को दे रहा है और कहता है कि अब से कुछ ऐसा करके दिखाओ जिसके बदले में दहेज न देना पड़े। वो कहता है कि उनकी शादियों के लिए जो दहेज के पैसे उसने बचा कर रखे हैं अब वो चाहता है कि ये सारा पैसा वो उन पर लगाए और इस तरह से काबिल बनाए कि उन्हें दहेज न देना पड़े। शादी इतनी बड़ी बात नहीं होती जितना बड़ा आत्मसम्मान होता है, इसलिए अब से तुम काबिल बनो। कुछ दिनों बाद सपना लाला के पास रोते हुए आती है और उससे कहती है कि उसकी शादी पक्की हो रही है लेकिन वो तुमसे ही प्यार करती है। तो लाला उससे कहता है कि एक किडनी और एक बहन को खोने के बाद पता चला है कि परिवार ही सब कुछ होता है। चांदनी चौक की गलियों में कई सारे लोग शादीशुदा हैं जो कि अपने प्यार को भुलाकर शादी कर लेते हैं। इसलिए अब तुम्हें अपने पिता की बात माननी चाहिए, क्योंकि प्यार तो बाद में मिल भी जाएगा लेकिन पिता बाद में नहीं मिलने वाला। और फिर अगले ही दिन से सपना की शादी की तैयारी होने लगती है। सपना इस शादी से खुश नहीं थी और ना ही लाला, लेकिन वो लोग मजबूर थे। और जब उन दोनों की शादी हो ही रही थी तब सपना के पिता उससे कहते हैं कि अभी जो भी रीति रिवाज हो रहे हैं वो सिर्फ नेट प्रैक्टिस है, असली मैच तो फेरे होते हैं। इसलिए उसके पास अभी भी मौका है कि वो लाला के पास चली जाए। और ये बात सुनने के बाद जब 2 फेरे बचे होते हैं तो यहाँ पर सपना लाला के पास चली जाती है और उसे कहती है कि वो उसका जिंदगी भर इंतजार करेगी। और जिसके साथ सपना की शादी हो रही थी वो भी एक बात रिवील करता है। वो कहता है कि जब गायत्री की शादी हो रही थी तब उसने लक्ष्मी को देखा था और उसे वो बहुत पसंद आई थी, इसलिए वो उसी से शादी करना चाहता है। मतलब कि अब लक्ष्मी की भी शादी होना तय थी। और अब लाला ने अपने चाट भंडार की दुकान की टैगलाइन को भी चेंज कर दिया था। उसने लिख दिया था चाट खाइए और होश में आइए। लाला अभी भी बिल्कुल नहीं बदला है, वो पहले की तरह ही अपनी बहनों का अभी भी वैसे ही ख्याल रखता है। और फिर कुछ ही दिनों के बाद लक्ष्मी की भी शादी होने लगती है और यहाँ सरस्वती मतलब कि सखी लेला को पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज दिया जाता है। और रही बात दुर्गा की, तो दुर्गा एक पॉपुलर वकील बन जाती है जो कि काफी अच्छे से केस लड़ती है और उसे भी एक लड़का पसंद है, इसलिए उन दोनों की भी शादी करा दी जाती है। और फिर कुछ दिनों के बाद सरस्वती पुलिस इंस्पेक्टर बनकर आती है और एक लड़के को भी साथ में लेकर आती है जिनसे उनकी भी शादी करा दी जाती है। और अब आखिर में बचे हैं लाला मतलब कि केदारनाथ। लाला बूढ़ा जरूर हो गया है लेकिन उसने अपने वचन को सही तरीके से निभाया। वो बारात को लेकर सपना के घर के बाहर जाता है और वो काफी खुश भी लग रहा था। और यहाँ पर सपना की आंखों में आंसू थे
क्योंकि उसकी शादी हो रही थी। तो दोस्तों, फिल्म रक्षाबंधन में अक्षय कुमार ने जिस तरह से अपने वादे को निभाया है, वो वादा हम सभी भाइयों के लिए एक सीख की तरह होगा। फिल्म रक्षाबंधन में समाज की जिस बुराइयों को प्रमुखता से दिखाया गया वो दहेज प्रथा है। ये फिल्म दहेज प्रथा के खिलाफ एक चुनौती बनकर उभरी है। जिस तरह से दहेज प्रथा को फिल्म में दिखाया गया है, शायद इसे देखने के बाद लोग समझे। फिल्म के डायरेक्टर ने इसे जिस तरह से पर्दे पर उतारा है वो सही में काबिले तारीफ है। रिश्तों और परंपराओं को सहेजने वाले सिनेमा की नई रोशनी अब आनंद एल राय की फिल्म रक्षाबंधन से उभरती दिख रही है। अक्षय कुमार इसे अपनी करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानते हैं। मल्टी स्टारर फिल्म सूर्यवंशी को छोड़ दे तो अक्षय कुमार के लिए उनकी बीती 5 फिल्में लक्ष्मी, बेल बॉटम, अतरंगी रे, बच्चन पांडे और सम्राट पृथ्वीराज किसी भी तरह से कमाल नहीं दिखा पाई हैं। फिल्में वह धुआंधार करते हैं, इनकम टैक्स भी सबसे ज्यादा भरते हैं, लेकिन जिन फिल्मों से उनको ये इनकम होती रही है उनका सर्वश्रेष्ठ बॉक्स ऑफिस अच्छा नहीं रहा है। उनकी एक फिल्म मिशन सिंड्रेला OTT पर रिलीज होनी है और इसकी रिलीज डेट अभी तक तय नहीं हो पाई है। ऐसे में फिल्म रक्षाबंधन अक्षय कुमार के लिए एक संजीवनी बूटी साबित हो सकती है। फिल्म रक्षाबंधन अगर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुई तो ये हिंदी सिनेमा के लिए एक शुभ संकेत होंगे। इस बात के लिए हो सकती है कि सिनेमा, खास तौर से हिंदी सिनेमा, अब भी संवेदनाओं, अनुभूतियों और रिश्तों से खुराक पा सकता है। दक्षिण भारतीय सिनेमा की नकल करने के लिए व्याकुल हिंदी सिनेमा के फिल्मकारों को उत्तर भारत के रस में पगी हुई ऐसी कहानियों की जरूरत है जो हिंदी भाषी राज्यों के दर्शकों को अपनी सी लग सके। बनावटीपन इस क्षेत्र के दर्शकों को भाता नहीं है। नकल वह तुरंत पकड़ लेते हैं और फिल्म देखते समय रोना, सुबकना, ठहाके मारकर हंसना और अनहोनी की आशंका पर सिहर जाना अब भी उनके स्वभाव में शामिल है। इस लिहाज से ये फिल्म रक्षाबंधन घिसी पिटी और वेसिर पैर की कहानियों के बीच एक ताजा ब्यार सी मालूम होती है। कहानी बहुत ही शानदार है, लेकिन आनंद एल राय ने भाई बहन के रिश्ते के बीच एक बुनी एक प्रेम कहानी को बहुत ही ज्यादा प्रयोगात्मक बनाया और उसे बहुत ही अच्छी तरीके से प्रदर्शित भी किया। शायद फिल्मकारों को फिर से ये समझ आने लगा है कि फिल्म कहानी से चलती है, इसके हीरो हीरोइन से नहीं, और कहानी को जमाने में सबसे बड़ी भूमिका चरित्र कलाकारों की होती है। तो यहाँ सीमा पहवा शादी कराने वाली एजेंसी के संचालक के रूप में अपने रुआब के साथ मौजूद है। साहिल मेहता फिल्म के लिए एक बहुत ही जरूरी रोल अदा करते हैं, वहाँ हल्का फुल्का हास्य ले आते हैं। सीरीज द सीरीज साहिल ने अपने लिए खास स्थान बना लिया है और अपने पिता की भूमिका से नीरज सूद का भी काम शानदार है। अपनी बेटी के प्रेमी से हमेशा 36 का आंकड़ा लिए रहने वाला पिता जब अपनी बेटी के लिए एन फेरों के वक्त शादी तोड़वाने के लिए कहता है तो उनका किरदार और दमदार तरीके से निखर कर सामने आ जाता है। लाला की बहनें बनी सादिया खातिब, सहजमीन कौर, स्मृति श्रीकांत, दीपिका खन्ना में सादिया खातिब ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आप हमें कॉमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।